हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान इस ITN चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल लेक्चर में हम लोग जानेंगे हाउ टू कॉपी लिस्ट एलिमेंट्स टू अनदर। कैसे हम एक लिस्ट बनी हो और उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक दूसरी लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर असाइन कर लें, मतलब विदाउट टाइपिंग। मैं क्या कहना चाहता हूं आप इस साइड समझिए। मैं चाहता हूं a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और मैं b इज इक्वल टू a। ऐसे अभी नहीं समझे, फिर समझिए। 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं, और फिर से c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। आपको कभी न कभी लिस्ट ऑब्जेक्ट में जरूरत पड़ जाती है कि सेम वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट पे असाइन करें। ऐसी नीड पड़ती है। नहीं आप इस स्टेट पे हो और ना समझ पाए कि जरूरत ही क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी मेरे पास एक बार वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू क्यों न रहे। डेफिनेटली जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं और फिर उसका दूसरा कोई प्लान लेते हैं या उसी में तीसरा कोई प्लान ले लेते हैं, प्लान इन द सेंस आप म्यूचुअल फंड करा लें, प्लान इन द सेंस आप एक पॉलिसी या कोई और चीज उसमें यूज कर लें, कुछ और बहुत सारे प्लान आते हैं, तो कस्टमर तो एक ही होता है लेकिन डिटेल उसकी सेम टू सेम, वही एड्रेस, वही नेम, वही फादर्स नेम, वही नॉमिनी नेम, सिग्नेचर, थंब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज सेम टू सेम रहती हैं। तो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं क्यों जरूरत पड़ती है। तो आप देख पा रहे हैं ए पर भी उसी तरह से वैल्यू टाइप करके रखना पड़ा, बी पर और सी पर भी। अब ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, 4 लेटर है, कोई भी टाइप कर लेगा। लेकिन सपोज दैट यहां सोचो कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर अकाउंट नंबर, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर फादर्स नेम, कस्टमर मदर्स नेम, कस्टमर पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, साइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज दैट कितने डाटा उसके कंप्लीट रखे होते, तो फिर अगर आपका दूसरा वही अकाउंट होल्डर पर्सन एक दूसरा प्लान आपके ही उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बैंक में कराना चाहेगा, तो डेफिनेटली सी बात है आपको फिर से रीटाइप करना पड़ेगा। और अगर तीसरा प्लान करता है तो फिर रीटाइप करना पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग टास्क होगा, स्मार्ट वर्क नहीं होगा। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए कॉपी कंसेप्ट आता है। सर कितना बढ़िया होता कि ये इसी तरह करना हो, तो एक को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे के लिए b इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू c। कितना सिंपल हो जाता, मतलब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता। देख ले जरा, इस चीजों को मैच करें, आपको कौन सा आसान लगेगा। और आसान जब इसमें मल्टीपल डाटा आपको इंटर करने हो, बहुत सारे डाटा इंटर करने हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आप सीधे कहोगे दिस इज अ गुड मेथड बिकॉज इट इज इजी डेवलप टू प्रोग्राम। दिस इज वी कैन से दैट दिस इज अ माइंड ब्लोइंग टेक्निक। अगर इस तरह का काम मिल जाए किसी रेगुलर कंज्यूमर को, जो रेगुलर टास्क करता है, प्रोफेशनल पर्सन हो, और उसको ये आइडिया पता चल जाए, तो उसके लिए एक बेहतर कार्य होगा ये। तो यही कंसेप्ट बात करने चल रहा हूं, और इसी को कहते हैं कॉपी। और टॉपिक क्या है? कॉपी लिस्ट 1। पहले से लिस्ट 1 बनी हो, एलिमेंट्स, पूरे के पूरे एलिमेंट्स टू अनदर। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा ना डाटा दूसरे पे कॉपी करें, उसमें का यूनिक डाटा भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन यूनिक डाटा कॉपी करने के लिए भी एक टेक्निक होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कॉपी का मतलब होल डाटा ही कॉपी होती है। कॉपी 2 तरह से हो सकती है। होल आपको कॉपी करना है या आपको पूरा पूरा करना है, पार्टिकुलर करना है, रेंडमली करना है या होल करना है। तो अगर देखा जाए इस अकॉर्डिंग, तो कॉपी करने का तरीका एक नहीं 2 तरीका हो सकता है। एक तो होगा
होल एलिमेंट्स वन लिस्ट टू अनदर, और दूसरा पार्टिकुलर, या इसे रैंडमली कह सकते हो आप, रैंडमली एलिमेंट्स कॉपी 1 to, ये लिख कर रखिएगा आप लोग, इसे मुझे जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ेगी कि हम अभी आपको कॉपी कंसेप्ट बताने चल रहे हैं, इसको इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कॉपी कैसे होता है। हालांकि ये बात की बात है, पहले आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी कॉपी का क्या कंसेप्ट है। फिर समझ लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर सेम टू सेम मुझे वैल्यू b पे रखना हो तो मुझे रीराइट करने की क्या जरूरत है, और अगर वही सेम टू सेम वैल्यू c पे रखना है तो फिर रीराइट करने की क्या जरूरत है। तो दिस इज अ गुड टेक्निक। इस बात को समझ में आई? ठीक है। कॉपी दो तरीके से किया जा सकता है, होल एलिमेंट, जैसे क्या तो होल एलिमेंट्स हो रहा है। अब आप सोचें कि सर इसका और ये वैल्यू ना कॉपी हो, फिर आपका ये टेक्निक अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड टेक्निक, क्योंकि ये तभी अच्छा है जब पूरी की पूरी वैल्यू आपको बी पे कॉपी करना हो। तो वो तो अलग टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले भी एक फंडामेंटल चीज है, इसी से स्टार्ट करूंगा मैं कि कैसे आप होल एलिमेंट करते हैं और कैसे हम रैंडमली करते हैं। और होल एलिमेंट करना बहुत आसान है और मोस्टली स्टूडेंट को आता है। हमें टेक्निकल बात क्या सीखना है, रैंडमली कैसे सर कॉपी करें ये सिखाइए। रैंडमली भी कॉपी कर सकते हैं, हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कॉपी का कंसेप्ट। तो आई होप आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन याद होगा। मैं इसको बताऊं उससे पहले आपको फिर से ले चल रहा हूं एक प्रीवियस क्लास में, जहां हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे पाइथन की। मेमोरी एलोकेशन, ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेट कैसे करता है वो चीज बताइए। चलिए मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूं जिससे कंसेप्ट आपका बना रहे। a इज इक्वल टू 5, ये इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है ये। फिर ये क्लास किस टाइप का है, इंट क्लास का। ये कांस्टेंट वैल्यू है सर, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है सर, और ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का नेम है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम में क्या डिफरेंस है आपको पता होगा। ऑब्जेक्ट नेम है सर, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है सर नेम, इंट क्लास का, इंट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट नेम। ए इज आ, कोई पूछे व्हाट इज ए तो आप बताइए ए इज आ इंट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट नेम। और ये क्या है तो आप बताइएगा इट इज आ इंट क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू। व्हाट इज दिस, फिर ये क्या है, दिस इज आ असाइनमेंट ऑपरेटर विच हेल्प टू असाइन 5 कांस्टेंट वैल्यू ऑन अ इंट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। तो फिर ये क्या है सर, पूरा का पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम भी देते हैं। इसे हम लोग प्रोटोटाइपिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये सब चर्चाएं हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीप तरीके से कर रखा है, जब हम पढ़ रहे थे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप वगैरह वगैरह, जब हम चीजें सीख रहे थे। आई होप अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे तो ये सब शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चले, तो ये बातें आपको पुराना जो पढ़ा था वो रिकॉल हो गया थोड़ा सा। अब बात करते हैं इनकी मेमोरी लोकेशन की। अब मुझे लगता है कि हमें इसे रफ करना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो मुझे रफ करना चाहिए इसे। फिर से एक बार रिकॉल कर लो, टॉपिक है कॉपी लिस्ट 1 एलिमेंट्स टू अनदर। कैसे किसी लिस्ट 1 के एलिमेंट्स को हमें दूसरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पर उससे कॉपी कराएं, ये टॉपिक है। इसे एक वर्ड में लिखा हूं, मैं प्रोनाउंसिएट करने से बचूंगा क्योंकि अभी इसकी बात नहीं करूंगा। हम डायरेक्ट यहां से यहां आए। हमने आपको बताया कॉपी का क्या मतलब होता है। हमने कहा ए नाम का कोई एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है सेम क्लास की। किस क्लास की डिफरेंट टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये एक क्लास की डिफरेंट टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है। 1 2 3 4 अपने आप में डिफरेंट है, सेम क्लास क्यों है, क्योंकि इंटीजर क्लास के कांस्टेंट है। अगर आपको बी पर भी यही वैल्यू रखना हो, सी पे भी यही वैल्यू रखना हो, एट्स 1 कंटीन्यूअस रखना हो, तो वी कैन नेवर टाइप अगेन टू अगेन। वी आर यूज टू द कॉपी कंसेप्ट, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे कॉपी कंसेप्ट, यही सीखने आया हूं मैं। तो आइए इरेज करके मैं बताता हूं। और कॉपी दो तरह से किया जा सकता है,
होल एलिमेंट्स को या रैंडमली एलिमेंट्स को, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और ये मैंने आपको चर्चा किया कि हम लोग प्रीवियस टाइम में किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पर वैल्यू को रखवाते थे। 5 इज अ कांस्टेंट इक्वल टू द ऑपरेटर, यहाँ पे इक्वल टू नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ बोलेंगे। आई इज अ ऑब्जेक्ट नेम विच आर आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ मेमोरी, है ना। मैं इरेज करूं तब तक आपसे बातचीत करता रहूं, आप आंसर बताइए। जो मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, जो जगह बनाता है मेमोरी पे, वो कौन है जो जगह बनाने का काम करता है। बनाने का काम इन द सेंस आप किसके आदेश पर मेमोरी पर जगह बनती है, तो आंसर होगा क्लास कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। क्लास कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बन जाता है जगह, क्योंकि आपका जो पाइथन कंपाइलर है ना उतना सेंसिटिव है कि कांस्टेंट को देख के क्लास सेंस कर जाता है, क्लास बताने की जरूरत नहीं होती है। इन प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को ही स्वतः पहले क्लास नेम बताना पड़ता था, मतलब डाटा टाइप बताना पड़ता था, फिर उसका एक आइडेंटिफायर सेट करना पड़ता था, फिर उसकी वैल्यू रखनी पड़ती थी। मतलब विदाउट क्लास बताए हुए, विदाउट डाटा टाइप बताए हुए आप कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रख सकते थे प्रीवियस में। आज के टाइम में हमारा जो पाइथन कंपाइलर है वो इतना सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव वी कैन से दैट, कि वो कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लास समझ लेता है और क्लास के अकॉर्डिंग जगह एलोकेट कर देता है। और उस एलोकेटेड प्लेस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट पर जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। क्यों रखा जाता है? कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन क्यों किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसी का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाना। और क्यों पढ़ रहे हैं और क्या जरूरत होगा हमारी दैनिक समस्याओं का समाधान के लिए, हम ना यूज होकर हमारे स्थान पे सॉफ्टवेयर यूज हो और हम एक बेहतर काम के लिए उपयोग में आए। ये उद्देश्य रहा था और यही उद्देश्य है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने क्लियर समझ बात आई होगी। अब मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि वो हीप एरिया पे कैसे जगह कंज्यूम होता था। A is equal to 5 and A is equal to B। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मेमोरी एलोकेशन क्या होगा। मेमोरी एलोकेशन क्या होगा इसको बताने के लिए हमें आपको एक मेथड है जिसके बारे में आपको बताना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेथड नहीं, सॉरी, एक फंक्शन है, नाम है उसका आईडी फंक्शन। थोड़ा सा यहां मुझे नीड पड़ेगी आपको समझाने के लिए। आईडी एक प्री डिफाइंड क्या है? एक फंक्शन है। मैं इसको विशेष नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, केवल अभी आपको समझाने के लिए इसको मैं बता दे रहा हूं। आईडी एक क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, एज लाइक अ प्रिंट। जैसे कि प्रिंट आपने देखा है वैसे आईडी भी है, पहले से प्री राइट ऑन पाइथन लाइब्रेरी। प्रिंट से क्या करते हैं आपको पता है, आईडी से क्या करते हैं ये मुझे बताना है, आपको सुनना है। सुनिए, आईडी से क्या करते हैं? आईडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसका? पाइथन का। दूसरा काम क्या करता है? विच हेल्प टू सीन द आईडी ऑफ, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी नंबर ऑफ कंज्यूम्ड स्पेस। कंज्यूम्ड स्पेस, स्पेस माने प्लेस, क्या? प्लेस ऑफ रैम। और किसके द्वारा? बाय कांस्टेंट। मतलब विच हेल्प टू सीन द आईडी नंबर, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता होगा जब भी किसी हीप एरिया पे जगह लोकेट होता है तो जहां भी जगह होगा उसका अपना एक नंबर होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बैंक में लॉकर होते हैं, लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 3, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और हर एक बॉक्स के नीचे एक नंबर पड़ा होगा। कोई व्यक्ति आंख बंद करके भी जाए और किसी पे हाथ रख दे तो वो एलोकेशन उसका बॉक्स हो जाएगा, लेकिन याद रखना उसका एक नंबर, लॉकर नंबर होगा। ऐसे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब भी आप जगह लोकेट करते हैं तो वहां पर अपना एक नंबर जनरेट होता है। जितना जगह कंज्यूम करेंगे उसके शुरू का जो रेफरेंस आईडी होगा वही उसका मान लिया जाता है, तो वो होता है नंबर।
तो ये नंबर है, तो ये नंबर, ये इसी को बात करते हैं। ये ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट मतलब इसका आइडेंटिफायर है, और 5 क्या है, इसकी वैल्यू है। अगर हमें ये 5 देखना होगा तो सर प्रिंट में ऑब्जेक्ट नाम पास कर देंगे, इसका ऑटोमेटिकली उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा देता है। सर हमें कैसे पता हो कि अपना इसका एक नंबर है, तो नंबर पता करने के लिए आपको प्रिंट में पास करना पड़ेगा आईडी नाम के फंक्शन को, और जिसका भी आपको रेफरेंस आईडी देखना हो, जिसका भी मैं आज तक जब भी कभी यूज किया होगा आपको समझाने के लिए, वह एक माना गया था, एक कंसेप्चुलाइजेशन था, वो एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन नहीं था। हमें कैसे पता चल सकता है, मैनुअली कैसे किसी को पता चल सकता है कि इसका क्या एड्रेस है, वो टेक्निकली टर्म होता है, वो टेक्निकली तरीके से फ्लेज करके बताया जाता है। वो तो मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि ऐसा कोई नंबर होगा, और ज्यादातर हमने 2024 2023 पिछले कई लेक्चर में आपको बताने की कोशिश किया था। तो ये आईडी जो है, आईडी में आप अगर ऑब्जेक्ट नेम पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी दिख जाएगा कि एक अपना एक एड्रेस है। ये एड्रेस जो होते हैं निगेटिव कभी नहीं होंगे। एड्रेस सामान्यतः आपको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक में नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जब भी आपको मिलेंगे एक बड़े रेफरेंस में मिलेंगे। आपको परेशान नहीं होना कि मुझे आप गेस करना शुरू कर दो, मुझे एक ना एक दिन एक इंडेक्स नंबर तो मिलेगा ही, इंडेक्स नंबर सॉरी एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, नहीं। आपको मिलेगा ये 10-10 अंकों के कलेक्शन में आपको नंबर मिलेगा, 7-7, 8-8 नंबर में कलेक्शन मिलेगा, 14 डिजिट तक कलेक्शन नंबर मिलेगा, ये नंबर मिलता रहेगा। तो यही नंबर को अगर आप पाना चाहते हैं तो ये पाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, आईडी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आईडी फंक्शन क्या कर देता है, आप पढ़िए, विच हेल्प टू सीन, आप विच हेल्प टू रिटर्न कह सकते हैं, सीन ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं, वैसे ही रिटर्न करता है, हमें दिखाई देता है इसलिए हम सीन लिख रहा हूं। सीन द आईडी नंबर ऑफ द कंज्यूम्ड स्पेस, जो जगह कंज्यूम हुआ होगा उसका अपना एक नंबर होगा, उस नंबर को आईडी नंबर कह रहे हैं। और जो स्पेस की बात कर रहा हूं या प्लेस की बात कर रहा हूं, रैम के हीप एरिया की बात कर रहा हूं, सीधे सीधे बोल दूं। डर किस बात का, क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से बता रखा है। मैं बोलने पे इसलिए डरता हूं कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए टर्म कहां से आ गया। आज तो बड़े आसानी से बोल सकता हूं क्योंकि मैंने इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको कई बार बताया है पिछले लेक्चर में। और बाय द कांस्टेंट, कांस्टेंट जो जगह कंज्यूम करता है उसका अपना एक नंबर होता है, और वो यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर इन द सेंस ऑफ, जब आप एसबीआई के लॉकर में जाएंगे तो जो लॉकर नंबर होता है वो कभी भी 2 लॉकर नंबर से नहीं हो सकता है। यूनिक का मतलब ये, वैसे भी ये 2 लॉकर मतलब एक सेम नहीं हो सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, मैं मान चलता हूं थोड़ा सा आइडिया होगा, प्रत्येक अपने एक जमीन का एक नंबर होता है, आपके घर का, आपके बाग का, आप जहां रहते होंगे, जहां इसमें बैठे होंगे, आप पता करेंगे तो आपके तहसील में आपके उस जमीन का अपना एक नंबर है, और वो नंबर फिक्स है, और वो नंबर आपका ही होगा। वो नंबर पे 2 लोग नहीं हो सकते। ठीक है, चलो उससे भी आइडिया लगा होगा आपको। इसी तरह का हीप एरिया में अपना एक नंबर होता है। ठीक, तो आईडी से आपको समझ में आ गया, आईडी से आप किसी का एड्रेस देख सकते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, आइए अब एक्सप्लेन करता हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर आपको बीच में किसी फंक्शन को, क्योंकि मैंने ऐसा आज तक किसी लेक्चर में नहीं किया जिसमें आपको बताते हुए एक नए फंक्शन को स्टार्ट किया हूं। यहां जरूरत थी इसलिए मैंने समझाया हूं। चलिए जरा बताइएगा, ये a=5 आपने किया, तो आइए हीप बना लेता हूं मैं, हीप एरिया, और ये स्टैक एरिया, और दोनों एरिया होते कहां के हैं, रैम के होते हैं, ध्यान रखना, दिस इज द टेक्निकल टर्म। और ये जो 5 है ये जगह कहां कंज्यूम करती है, 5 जगह कंज्यूम करता है हीप एरिया में। कांस्टेंट वैल्यू कहां जाके रहता है, हीप एरिया में रहता है, तो ये रहा 5। अब आप बताया जहां भी कंज्यूम आपने जगह किया होगा, ये 5 कांस्टेंट जहां भी जगह कंज्यूम किया होगा उनका अपना एक नंबर रहा होगा, और इनका नंबर मान के चल रहा हूं मैं फिर से 2024 2024। आपको कभी नहीं मिलेगा 4 अंक का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्टली आपको नहीं मिलेगा जब भी कभी किसी का आईडी चेक करेंगे। हमने बताया 10 अंकों के साथ में एक संख्या मिलेगी, नहीं आप बार बार यही देखने के लिए प्रयास करते हैं 2 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए,
ठीक है, उसमें भी टेक्निकल चीजें हैं, अभी उसको इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सामान्यतः आप जानते रहिए कि वो 4 नंबर का, 4 डिजिट का कोई नंबर आपको नहीं देगा, मैक्सिमम 4 से बड़ा ही देगा, 7-8 डिजिट से बड़ा देगा। चले 2024 इसका अपना एक रेफरेंस आईडी से कह सकते हैं, इसे हम आईडी कह सकते हैं, इसीलिए आईडी नाम का ही डायरेक्ट फंक्शन बनाया गया मिस्टर गिड्डो अनसम ने, इसीलिए बनाया कि स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ये बात को समझने के लिए कि क्या करता है, जैसा नाम वैसा काम। आईडी क्या करता है, आईडी रिटर्न करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब ए कहां रहेगा, ए यहां पर रहेगा और ए का जो रेफरेंस होगा वो इसका ही रहेगा, और इसी कारण से जब आप प्रिंट ए करते हैं तो जगह कंज्यूम होता है। फिर से मेरी बात समझिए, प्रिंट आप ए करेंगे तो ए को देखना कहां होता है, इस पे देखना होता है, इसीलिए आपको 5 दिखता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। चलिए दूसरे लाइन में आते हैं, ए इक्वल टू बी, आपने फिर से ए को कहां रखा, बी पे रखा, तो क्या होगा, फिर से एक जगह बनेगी, नो फिर जगह नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगा सर जगह, क्योंकि मैंने आपको पाइथन में शुरुआत में बता रखा था, पाइथन में मेमोरी एलोकेट किसके अकॉर्डिंग होती है, वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं होता। सर दिस इज अ न्यू वेरिएबल, दिस इज अ न्यू वेरिएबल, तो इसके लिए तो एक जगह होनी चाहिए, इसके लिए एक जगह होनी चाहिए। यस, ये होनी चाहिए था पाइथन से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता था कि वेरिएबल चेंज होता था, तुरंत नया प्लेस बनता था, न्यू वेरिएबल न्यू प्लेस। मैं लिख दूं यहां पे, समझ में आएगा आपको, न्यू ऑब्जेक्ट नेम न्यू प्लेस। हालांकि उस समय उसको ऑब्जेक्ट नेम नहीं कहते थे, उसको हम लोग वेरिएबल नेम कहा करते थे, आज के समय में उसको वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम करें, मतलब न्यू वेरिएबल नेम न्यू प्लेस। लेकिन पैथर्न में ऐसा नहीं है, यहां पे कुछ नियम दूसरा है, न्यू कांस्टेंट वैल्यू देन न्यू प्लेस, अदरवाइज ओनली शेयर द सेम आईडी टू न्यू ऑब्जेक्ट नेम। बात को समझिएगा, बहुत टेक्निकल बातें, अगर बात समझ में आ गई तो आपको डेफिनेटली बात समझ में आ जाएगा। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन से पहले C++, जावा, जब आप ए के बाद दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो नया जगह बनता था, क्योंकि वहां पर पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट ये था कि आपका वेरिएबल नेम चेंज होगा, नया प्लेस एलोकेट होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में इसलिए नहीं है कि पाइथन कहता है कि अगर सेम वैल्यू है तो मैं उसके लिए 2 बार जगह क्यों एलोकेट करूं। वो क्या करता है, न्यू कांस्टेंट वैल्यू, अगर नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी देन न्यू प्लेस, तब नया प्लेस बनेगा। अदरवाइज ओनली शेयर द सेम आईडी, आईडी मतलब रेफरेंस आईडी, टू न्यू ऑब्जेक्ट नेम, नए ऑब्जेक्ट नेम को पास कर दिया। ये बात देखिए, क्या ए की वास्तविक वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू 5 ही तो होगी, और 5 ऑलरेडी से पहले हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। यदि आपके पास 5 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एरिया में, तो क्या हीप एरिया में दोबारा स्पेस बनेगा, नहीं बनेगा। आपका यहां पर बी नाम का एक ऑब्जेक्ट नेम होगा और इसका रेफरेंस आईडी इसको शेयर हो जाएगा। उसने उनको दे दिया, ना कि वो अलग अलग किया। मेरी बात समझिएगा, शायद समझ पाए। आप जिस चैनल को सब्सक्राइब करके इस समय वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यही चैनल अपने दोस्तों को शेयर कर दें और एट द सेम टाइम देखने लगे, तो आप जरा सोच के बताइए, क्या ये क्लासेस 2 हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस चैनल को आप लोकेट कर रहे हो, जिस चैनल को आप एट द सेम टाइम देख रहे हो, ऐसे पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे। तो क्या ये क्लास अलग अलग है, पर्सन अलग अलग है, डेट अलग अलग है, लेक्चर अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि सब के सब केवल रेफरेंस आईडी लिए हैं। जगह एक ही है, पर्सन एक ही है, लेक्चर एक ही है।
एग्जैक्टली इसी तरह से आप देख पा रहे हैं 5 अगर वैल्यू फिर से अगर कोई एलोकेट करना चाहता है तो जगह एलोकेट नहीं हुई, मात्र उसके रेफरेंस आईडी को उसको भी शेयर कर दिया गया, नेक्स्ट वाले को उसके पास भी होगी। ये बात समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर वैल्यू नहीं आएगी तभी नया लोकेशन एलोकेट होगा। वैल्यू सेम आई, एग्जिस्ट आई, यूनिक वैल्यू आ गई तो उसके लिए नया प्लेस एलोकेट नहीं होगा। हाँ, उस वेरिएबल के नेम के रिस्पेक्ट के लिए उसकी तो कदर करना ही पड़ेगा, उसके लिए एक रेफरेंस आईडी उसी को सेम पास कर दिया जाएगा। तो अब दो के दोनों ए और बी दोनों किसको आइडेंटिफाई करने लगे, एक ही प्लेस को आइडेंटिफाई करने लगे। तो चाहे ए को प्रिंट करोगे और चाहे बी को प्रिंट करोगे, ऑलरेडी आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी और आपका काम तो हो रहा है। क्या जरूरत है कि दोनों जगह प्लेस कंज्यूम करें? आई होप आपको बात समझ में आया। ये कंसेप्ट यूज करता है जब भी आपका मेमोरी एलोकेशन की बात आती है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतनी बात समझ में आए, अब मैं आपको ले चलता हूं जो टॉपिक था आज उस पर। ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आती तो जो मैं बताता एकदम आपको नहीं बात समझ में आती, इसलिए हमें वो बताना पड़ा। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, ये मैं फिर से राइट कर रहा हूं 1, 2, 3, 4 और b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 या c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और चलो d इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। मैं मानता हूं कि आप कह सकते हो सर हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक और टेक्निक है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। वो टेक्निक है ए की बी पे कॉपी करा लो सर, और बी की सी पे कॉपी करा लो, और सी की डी पे कॉपी करा लो। क्यों रीराइट कर रहे हैं? आई नो दैट और यू नो दैट आल्सो। ये बात हम लोग कर चुके हैं। इसके मेमोरी एलोकेशन पे ले चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। सेम टू सेम बात है। अभी मैंने क्या बताया था, वैल्यू सेम होगी तो मेमोरी पर जगह एलोकेट नहीं होगा, बल्कि नए ऑब्जेक्ट को वही सेम आईडी, वही रेफरेंस आईडी शेयर कर दिया जाएगा। अब आप समझिएगा बात। ये रहा हीप एरिया और ये रहा स्टैक। दोनों कौन है? दोनों रैम के अंदर है। एक है हीप और एक है स्टैक। हीप स्टैक। आपको पता है ए बी सी डी ये प्लेस्ड कहां होंगे? ये होंगे स्टैक एरिया पे, और जो वैल्यू है वो कहां रहेगी? आइए मेमोरी आपको पता होगा किस तरह से एलोकेट करता है। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। अब इसका अपना रेफरेंस आईडी होगा, सपोज दैट 2024, तो 2024 इनके पास है। वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4। वैल्यू सेम टू सेम है। अगर यही काम हम फिर से 1, 2, 3, 4 वैल्यू दें, वैल्यू सेम टू सेम है, तो यहां पर जगह कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम है इनको शेयर हो जाएगा वही सेम टू सेम आईडी जो इनके था, और यही सेम आईडी इनको हो जाएगा, इनको हो जाएगा, और यही सेम आईडी इनको हो जाएगा, इनको हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक ही प्लेस को अब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर लोकेट कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि आप ए को प्रिंट करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, फिर भी आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4। और बी की वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे तो बी किसको पॉइंट कर रहा है? जरा देखिए ना, उसी प्लेस को, फिर भी आपको 1, 2, 3, 4 मिलेगा। सी को प्रिंट करेंगे तब भी 1, 2, 3, 4 मिलेगा, और डी को करेंगे फिर भी 1, 2, 3, 4। तो क्यों बनाएं? अगर एक ही से सभी की वैल्यू एक्सेस हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम क्यों बनाएं इस तरह का काम? और दिस इज द इफिशिएंट वे ऑफ द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द सिस्टम। इसकी मदद से एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है, सिस्टम पर लोड नहीं होता है। इसे हम लाइट वेट कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए
हैवी वेट और लाइट वेट दो चीज होता है, और ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को एक मौका देता है कि हाँ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जगह एक है और 4 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं जो सेम आईडी को लोकेट कर रहे हैं। तो जरा बताइए, क्या इसे कॉपी कहना सही है? क्या ये सच में कॉपी हुआ है? नहीं सर, ये कॉपी एलिमेंट नहीं हुआ है, कॉपी ऑफ द रेफरेंस। तो हम लोग चाहें तो कॉपी लिस्ट वन एलिमेंट टू अनदर, ये तो सर हुआ नहीं इसके माध्यम से। अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं और आप इसको कहते हैं कि लिस्ट की एलिमेंट्स कॉपी हुई है, तो गलत कह रहे हैं। बाहर से देखेंगे तो सेम मिलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कॉपी नहीं किया गया? अगर आप प्रिंट करेंगे ए तब भी दिखेगा, बी प्रिंट करेंगे तब भी दिखेगा, सी करेंगे तब भी सेम दिखेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी नहीं हुआ है? लेकिन आप डीप तरीके से समझे होंगे आज की क्लास में कि सर इसे कॉपी तो कहना बिल्कुल सही नहीं है। कॉपी हुआ किसका है? सर कॉपी हुआ है तो एलिमेंट्स का नहीं हुआ है, कॉपी ऑफ रेफरेंस हुआ है, कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी। क्या ये कहना सही है, या मैं आपसे पूछूं इसे ये कहना सही है, कॉपी ऑफ एलिमेंट्स? मैं आपसे पूछता हूं, आप सोच के बताएं। तो आपको खुद लगेगा नहीं सर कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी हुआ है, ना कि कॉपी ऑफ एलिमेंट्स हुआ है। ठीक है? और जब कॉपी ऑफ लिस्ट नहीं हुआ है तो उसे कॉपी ऑफ लिस्ट क्यों कहें? उसे एलियाजिंग लिस्ट कहेंगे। अब मैं बताऊंगा एलियाजिंग का क्या मतलब होता है। इतनी देर में ये बताने के लिए इतना प्लानिंग करना पड़ा था समझाने के लिए। एलियाजिंग का मतलब होता है उर्फ, और उर्फ का मतलब आप जानते होंगे। उर्फ का मतलब होता है कि ऑलरेडी एक कुछ हो, उसके अलावा आपके साथ और सेम टू सेम के लिए। शायद आप मेरी बात नहीं सोचता है या मैं नहीं समझा पाया। मैं ये कहता हूं ये इनका नाम राजू है घर का, लेकिन इनका स्कूल का नाम रवि है। इनके मोहल्ले वाले इनको रानू नाम से जानते हैं। इनके मम्मी पापा इनको निक नाम में लाड प्यार से रा बुलाते हैं। तो जरा बताइए कितने बॉडी हैं? बॉडी तो एक ही है, लेकिन एलियाजिंग 4 हैं। चाहे राजू को बुलाएंगे तब भी ये कान सुनेगा और समझेगा, दौड़ के आएगा। कोई रवि बुलाएगा तब भी इस बॉडी को सुनना पड़ेगा और वहां आना पड़ेगा। रा बुलाएंगे तब भी आना पड़ेगा, और रानू बुलाएंगे तब भी आना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं रा से क्या संबंध है? सबका नाम रा रखा। आपका सरल समझ में आया, मैं लेटर को भी दाएं बाएं नहीं लिखना चाहता था, इसलिए मैं रा का ही यूज किया हूं। और कोई इसमें कंसेप्ट नहीं, नहीं आप लॉजिकल आदमी हो, लॉजिक पढ़ रहे हो तो लॉजिक लगाना शुरू कर दो। ये कोई कंसेप्ट नहीं है। कुल मिला के इसका मतलब होता है उर्फ, और उर्फ के बारे में आप जानते हैं। आपके भी नाम कई होंगे, और कभी कभी तो कई प्लेस के अलग अलग नाम होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बॉडी एक है, मात्र नामकरण अलग अलग है। तो इसे कॉपी लिस्ट एलिमेंट्स ना कहा जाए। इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग कभी नहीं कहेंगे कॉपी लिस्ट एलिमेंट्स, और कहेंगे भी तो इसे कॉपी में एक नाम देता हूं, इसका नाम दे दो। थोड़ा गहरे तरीके से नहीं हुआ, उथला उथला काम लग रहा है ना, दिख कुछ और रहा है कुछ और, डीप में नहीं है, बल्कि कैसा है ये उथले में है, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से है। ऊपर ऊपर मतलब क्या? आपको दिख तो ये रहा लेकिन अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो एक अंग्रेजी में नाम दे दो, SHALLOW, सैलो। सैलो माने उथला। इस तरह के कॉपी कंसेप्ट को हम लोग सैलो कॉपी के नाम देंगे, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ, ध्यान रखना, ये केवल रेफरेंस कॉपी किया है, एलिमेंट तो कॉपी हुआ ही नहीं है। तो जब वैल्यू ना कॉपी हो, केवल रेफरेंस कॉपी हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? उसे सैलो कॉपी का नाम दे दें। और सच में जब एलिमेंट्स कॉपी होगा तो हम लोग उसे बोलेंगे वो डीप कॉपी है। और जब वो सच में एलिमेंट्स कॉपी होगा तो उसके लिए कैसे करते हैं और क्या है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आज केवल मैंने ये समझाया कि why we can say that
कॉपी लिस्ट एलिमेंट एज अ कॉपी ऑफ रेफरेंस आईडी। कॉपी ऑफ रेफरेंस हुआ है लिस्ट का, ना कि लिस्ट के एलिमेंट्स हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ये डीप कॉपी और शैलो कॉपी, जो दो टर्म का मैंने अपने इस क्लास में नाम लिया है, इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बढ़िया समझाएंगे व्हाट डू यू मीन बाई, या क्या समझते हैं हम लोग या आप क्या समझते हैं इन दो टर्मों को लेकर कि डीप कॉपी और शैलो कॉपी। बड़ा मार्केट में इसकी वैल्यू है, ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना होगा कि जैसे डीप कॉपी और शैलो कॉपी आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको पूरा कंसेप्ट और डीप तरीके से और डिफर टू अदर तरीके से एक्सप्लेन करने को मौका मिलेगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे उनका कंसेप्ट डीप तरीके से बिल्ड हो पाए अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द स्किल Python programming language. Thank you so much. Meet our next class.